मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को स्नेहाशीष शुभाशीर्वाद। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी बच्चे बहुत हेल्दी होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। उसमें हमने बहुत ही डिटेल पढ़ा, डायग्राम पे भी बहुत जोर दिया। हमने आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आंसर बनवा दिए और दे दिए। नोट्स हमने दे दिया, मेरे हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स, और हमने आपको एमसीक्यू भी बनवा दिया। यानी हमने कोशिश किया कि आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ना छूटे। और अब इस ऐसे पढ़ते हुए अगर आपका बोर्ड में अगर आप 70 में 70 मुझे लाके नहीं दिखाते हो तो बताओ मुझे दुख होगा या नहीं, है ना? क्या तुम अपने सर को हट करना चाहोगे? नहीं ना। तो इसीलिए खूब मन लगा के आप पढ़िए, क्योंकि आप बेस्ट हैं, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। अच्छा, आज बेटे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। आज का जो चैप्टर होगा हमारा वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, है ना? ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके भी डायग्राम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हर डायग्राम को हम बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे, स्क्रीन रिवीजन भी करेंगे और लास्ट में हम सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मानव जनन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। तो लेट्स बिगिन विथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, वो है मानव जनन, है ना? मानव जनन। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर जनन है क्या, है ना? तो जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी एक जैविक क्रिया है ना? बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी एक जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसा नए संतति का निर्माण करते हैं और अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। उस जैविक क्रिया को हम जनन कहते हैं। नोट्स में सब कुछ लिखा रहेगा बेटे, आपको समझना है मेन, है ना? हमने क्या बोला बेटा कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप कोई भी सजीव या जीव अपने ही जैसा नए संतति का निर्माण करते हैं और अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ह्यूमन की, यानी मनुष्य की, यानी मानव की, है ना? जो बेटे मनुष्य होते हैं ना, ये आपको पता है ना किस वर्ग से आते हैं? तो ये आते हैं स्तनधारी वर्ग में। मनुष्य जो है किस वर्ग में आते हैं? स्तनधारी वर्ग में, जिसको आप इंग्लिश में मैमल्स बोलते हो। वैसे मैमल्स में तो और भी एनिमल्स आते हैं, लेकिन जो मानव है वो स्तनधारी वर्ग का सबसे अधिक विकसित प्राणी है या जंतु है। यही समझ लीजिए आप, है ना? सबसे अधिक विकसित है। ह्यूमन क्या है? तो बेटे जो ह्यूमन है यानी मानव, वह एक यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी प्राणी है ना? एक लिंगी प्राणी है, यानी मेल का शरीर अलग, फीमेल का शरीर अलग, तो एक लिंगी ही हुआ ना। या अगर आप यूनिसेक्सुअल नहीं बोलना चाहते हो तो आप प्लांट वाला भी एक टर्म यूज कर सकते हो। क्या? कि मानव एक डायोसियस एनिमल है, मतलब एक लिंगाश्रयी एनिमल है। कहने का मतलब बेटा जी, कहने का मतलब कि एक शरीर में एक ही लिंग, मतलब वही हुआ, मेल अलग फीमेल अलग। अच्छा,
मानव एक ऐसा एनिमल है जिसके जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। मतलब बेटा लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता सबका मतलब एक ही है ना। लैंगिक द्विरूपता कहने का मतलब बेटा जी कि मेल का जो लुक होगा वो अलग होगा, मेल दिखने में अलग होंगे और फीमेल दिखने में अलग होंगे। तो दो रूप हुए ना, नहीं दो रूप हुए। मेल का लुक यानी अपीयरेंस अलग होगा और फीमेल का यानी मादा का जो लुक होगा यानी दिखने का जो करैक्टर होगा वो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म भी समझा रहा हूं बेटे मैं आपको। क्या, अच्छा पहले एक चीज और बताएं आपको कि ह्यूमन एक और क्या है। ह्यूमन एक विविपेरस एनिमल है। ह्यूमन एक विविपेरस एनिमल है जिसको आप सजीव प्रजक बोलते हो, सजीव प्रजक बोलते हो। कहने का मतलब विवि मतलब बेबी और पेरस मतलब जन्म देना। यानी ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जो अपने बेबी को जन्म देता है, अंडे को नहीं, बेबी को। बेबी को अपने गर्भाशय में बढ़ाते हैं और शिशु को जन्म देते हैं। ऐसे एनिमल को हम विविपेरस एनिमल बोलते हैं। अच्छा एक टर्म इससे रिलेटेड नहीं है बेटे। जैसे आप बोलते हो बर्ड्स, पक्षियों की बात, सरीसृप सांपों की बात, वो शिशु को जन्म नहीं देते, तब वो क्या निकालते हैं, वो एग ले करते हैं, अंडे सेचते हैं और तब उससे बेबी बाहर निकलता है। अंडा पहले बाहर, फिर अंडे से बेबी। तो बेटे ऐसे एनिमल को हम अंड प्रजक बोलते हैं। ये मुझे बताना इसलिए जरूरी लगा ताकि आप इस दोनों में अंतर कर पाओ, है ना। तो ह्यूमन क्या है, अंड प्रजक, मार देंगे, सजीव प्रजक है। समझ में आया, ये बात है। अच्छा अब एक और बात समझिए बेटा जी। क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये बार बार इस चैप्टर में आएंगे आपको। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है ना। द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है? वह लक्षण या बाह्य लक्षण, वह बाह्य लक्षण जिससे या जिसे देखकर लिंग का पता चलता हो, लिंग का पता चलता हो। मतलब आप मेल को देख के समझ नहीं पाएंगे कि वो मेल है यानी नर है कि मादा, आप समझ नहीं पाएंगे देख के, तो देख रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब बेटा हर वो लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाएगा जिसको देख करके आप ये पता कर लेते हो कि वह मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात मेल की होगी तो मेल को क्या होगा, दाढ़ी होंगे, मूंछ होंगे, आवाज़ भारी होगा, शोल्डर यानी गर्दन चौड़ा होगा, चेस्ट पे हेयर होंगे। नहीं, ये सब मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। तो ये सब जब आप देखते हैं तो आपको पता तो चल जाता है ना कि ये मेल है। तो जो चीज़ देख करके आप मेल को पहचाने वही लक्षण क्या कहलाया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, या उसको हम जो है एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, बट बायोलॉजी में उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए फीमेल को देख करके हम पता लगा सकते हैं, है ना, फेशियल हेयर नहीं होंगे, मतलब चेहरे पे बाल नहीं होगा, नहीं। उसके बाद जो है शोल्डर कम होंगे, जो आवाज़ होगा वो लो पिच मतलब हाई पिच होगा यानी भारी नहीं होगा। हाँ, जो है मेमोरी ग्लैंड विकसित होंगे, है ना, ब्रेस्ट विकसित होंगे,
तो ऐसे कई चीज़ें मतलब लक्षण को देख करके आप मेल और फीमेल में अंतर कर सकते हो। यानी जो लक्षण आप देख करके लिंग का पता कर लेते हो वही लक्षण क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। समझ में आया? ये बात है। तो अब बेटे हम चलते हैं, देखते हैं कि आखिर रिप्रोडक्शन में कितने चरण होते हैं, है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स या स्टेजेस। रिप्रोडक्टिव स्टेजेस कहो या फेजेस कहो या इवेंट्स, जो मन है वो कहो। कौन कौन से चरण होते हैं, है ना? तो आपको रिप्रोडक्शन अगर करवाना है तो सबसे पहले क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्या करवाना होगा बेटा? गैमीट बनाना होगा ना? नहीं, तो सबसे पहला जो स्टेज आएगा रिप्रोडक्शन में वो आएगा युग्मक जनन। युग्मक जनन, जिसको आप क्या कहते हो? गैमिटोजेनेसिस। जिसको आप क्या बोलते हैं बेटे? गैमिटोजेनेसिस, है ना? क्या बोलते हैं? गैमिटोजेनेसिस। अब बात रहा कि जो नर होंगे, यानी जो नर होंगे वो नर युग्मक बनाएंगे, यानी जो मेल होंगे वो मेल गैमीट बनाएंगे, और जो मादा होंगी वो फीमेल गैमीट बनाएंगी, है कि नहीं? बनाएंगे। और जो मेल बनाएगा वो नर युग्मक यानी मेल गैमीट। मेल गैमीट का नाम क्या है बेटा? स्पर्म यानी शुक्राणु, है ना? कहां बनेंगे? तो टेस्टिस में, वृषण में बनेंगे। ये सब आगे खूब डिटेल में देखेंगे, ये केवल हम चरण देख रहे हैं, एक मतलब सीरीज बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। ओके बेटा। और जो फीमेल होंगी वो मादा युग्मक बनाएंगी, मतलब फीमेल गैमीट बनाएंगी। और फीमेल गैमीट का नाम क्या होता है बेटा? एग का हो या ओवम का हो, है ना? यानी अंडकोशिका बनाएंगे। अच्छा, जो नर ने नर युग्मक बनाया तो इसके बनाने की क्रिया को, यानी एक मेल ने जब मेल गैमीट बनाया यानी स्पर्म बनाया, तो स्पर्म के बनने की क्रिया को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? शुक्र जनन। और फीमेल ने जो फीमेल गैमीट बनाया, कहां बनाएगा? अंडाशय में, जाहिर है ओवरी में, ये टेस्टिस में, ये ओवरी में। बेटे आप तो क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हो ना कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है मेल का वो टेस्टिस होता है, यानी वृषण होता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यही गैमीट युग्मक बनते हैं। मेल के केस में जो प्राथमिक लैंगिक अंग हुआ वो कौन? टेस्टिस, मतलब वृषण। और फीमेल के केस में जो प्राथमिक लैंगिक अंग हुआ वो कौन है? ओवरी यानी अंडाशय। इस दोनों को मिला करके हम गोनैड बोलते हैं या जनद बोलते हैं। समझ में आया? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन? टेस्टिस। क्यों सर? क्योंकि टेस्टिस में ही शुक्र का निर्माण होता है। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक लैंगिक अंग कौन? ओवरी। क्यों सर? क्योंकि इसी ओवरी में फीमेल गैमीट यानी एग का निर्माण होता है। समझ में आया? और इस प्रक्रिया को यानी मादा जब मादा युग्मक बनाएंगी या एग बनाएंगी तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं oogenesis यानी अंड जनन। ओके बेटा जी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को मिला के क्या बोल दिया? गैमिटोजेनेसिस।
क्योंकि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का निर्माण हुआ तो उसी प्रक्रिया को हम गैमीटोजेनेसिस बोले। गैमीटोजेनेसिस को दो भाग में बांटा, मेल ने मेल गैमीट बनाया तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल ने फीमेल गैमीट बनाया तो oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को मिला के हमने गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन कह दिया। अच्छा, ये तो था हमारा पहला बात। अच्छा बेटे, जो फीमेल गैमीट होता है ये तो नॉन मोटाइल होता है ना, कहने का मतलब कि ये अचल होता है, यानी इनके पास टेल नहीं होते हैं। फीमेल गैमीट के पास टेल नहीं होते हैं तो ये मूव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जबकि स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, यानी चल होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास टेल होता है। स्ट्रक्चर सबका देखेंगे आगे, एक से एक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अब क्या होगा इस स्टेज के बाद? इस स्टेज के बाद जो स्पर्म है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी जननांगों में जाएगा, है ना। आइए देखें, तो दूसरा जो होगा बेटा हमारा वो होगा इंसेमिनेशन या इजैकुलेशन। आइए देखें, ये पहला चरण था। दूसरा है हमारा इंसेमिनेशन या इजैकुलेशन। इसको हम या तो वीर्यसेचन कहते हैं या तो इसको हम स्खलन कहते हैं, है ना। अब देखिए बेटा जी, मेल ने क्या बनाया? मेल गैमीट यानी नर युग्मक बनाया। अब इस नर युग्मक को कहाँ जाना होगा बेटा? मादा जननांग में जाना होगा ना, मादा जननांग में जाना होगा। अगर एक मेल अपना मेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भेजना चाहते हैं, स्थानांतरण करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? कॉप्यूलेशन करना होगा, मतलब मैथुन करना होगा, है ना बेटा। कॉप्यूलेशन बोलो या क्वाइटस बोलो या सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलो, सब समझा देता हूं, बोलो या मैटिंग बोलो, सब एक ही चीज है, सबका मतलब एक ही होता है। मैथुन मतलब जिसको आप बोलते हो शारीरिक संबंध स्थापित करना। समझ में आया? तो इसमें क्या होगा कि मेल अपना स्पर्म यानी वीर्य कहां पे स्थानांतरित कर देगा? मादा जननांग में। मादा जननांग में भी कौन? वेजाइना, यानी इसको हम योनि बोलते हैं। समझ में आया? तो बेटा हम क्या बोले कि जब अब परिभाषा निकाल लेते हैं कि जब एक मेल यानी नर अपना नर युग्मक यानी वीर्य या शुक्राणु मैथुन क्रिया के दौरान मादा जननांग यानी योनि में स्थानांतरित कर देते हैं या मुक्त कर देते हैं, उस प्रक्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। अब फीमेल के बॉडी में मेल गैमीट आ चुका। अच्छा, अब फीमेल गैमीट ऑलरेडी ओवरी में बना हुआ है, तो अब क्या होगा? तो जब दो गैमीट आ गए मेल और फीमेल, तो जाहिर सी बात है बेटे फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगला इवेंट यानी स्टेज कौन होगा? फर्टिलाइजेशन। आइए देखते हैं फर्टिलाइजेशन, या यहीं देख लेते हैं। थर्ड स्टेज है हमारा निषेचन। खूब अच्छे से समझना है मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे तो बहुत टैलेंटेड हैं भाई। निषेचन क्या होगा बेटे? निषेचन में कि इसमें जो नर युग्मक होंगे यानी मेल गैमीट होगा और जो फीमेल गैमीट होंगे यानी मादा युग्मक होंगे, वो संलयन करेंगे, यानी स्पर्म यानी शुक्राणु और ओवम यानी अंडाणु, ये दोनों क्या करेंगे बेटा? फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन मतलब संलयन। करके क्या बना लेंगे? जाइगोट। यानी
फर्टिलाइज, अच्छा आपको मैं बताया था ना बेटे चीख चीख के कि चाहे प्लांट की बात हो, चाहे एनिमल की बात हो, यानी पादप या जंतु की बात हो, जो युग्मक होते हैं बेटा वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, क्रोमोसोम का एक सेट होता है, इसको कभी मत भूलना ना। तो जब मेल ने मेल गैमिट दिया तो वो भी हैप्लॉइड था, फीमेल ने फीमेल गैमिट दिया यानी स्पर्म और ओवम, ये भी एन थे यानी हैप्लॉइड थे, ये भी हैप्लॉइड थे। जब फ्यूजन हुआ तो जाइगोट अब एन एन बन के क्या हो गया, 2n हो गया। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर के एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दिवाली मार देंगे, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये तीसरा स्टेज हो गया बेटा। अब क्या होगा अगला स्टेज, अगला स्टेज जाइगोट में अब शुरू होगा माइटोसिस, है ना। तो वो देखते हैं आगे स्ट्रक्चर। आइए अगला है हमारा फोर्थ, विदलन, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। यानी फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमारे पास क्या आ गया था बन के बेटा जी, जाइगोट यानी युग्मनज है। इसका प्लॉइडी क्या है, 2n, हम जानते हैं डिप्लॉयड है, कैसे बना ये भी हमने देखा अभी। अब इस जाइगोट में क्या होगा, बड़ी तेजी से समसूत्री विभाजन होगा, है ना, बड़ी तेजी से क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन करके यह एक खोखला सा स्ट्रक्चर बनाएगा, गेंद के जैसा खोखला स्ट्रक्चर, गोल संरचना बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला यानी कोरक या कोरक पुटी बोलते हैं, है ना। यानी अब एम्ब्रायो बनना स्टार्ट हो गया, यानी भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो गया, क्योंकि जाइगोट क्या करता है बेटे, समसूत्री विभाजन करता है। समझ में आया। तो जाइगोट ने जब बड़ी तेजी से समसूत्री विभाजन किया तो क्या बना लिया बेटा, ब्लास्टुला। वैसे पहले बनाता है मोरुला, बट अभी हम लोग लिस्ट बना रहे हैं तो उतना डिटेल अभी नहीं देखेंगे ना, सब डिटेल आगे देखना है। ब्लास्टुला बनाएगा या ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, दोनों को एक ही बोलते हैं, मतलब एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, खोखली गेंद जैसी संरचना बनाएगा जाइगोट माइटोसिस करके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, या तो कोरक बोलिए या तो कोरक पुटी बोलिए, एक ही बात है, ठीक। यानी क्लीवेज में क्या हुआ, जाइगोट समसूत्री विभाजन करके कोरक या कोरक पुटी बना लिया, है ना। अगला जो है बेटा वो है इम्प्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा का भी निर्माण होगा, तभी कह रहा हूं मैं बार बार, है ना। तो अगला है, इसको भ्रूण रोपण कहते हैं या अंतररोपण भी बोलते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन समझिएगा प्लीज। देखिए बेटे, जब हम फीमेल का यूट्रस का स्ट्रक्चर आपको बताएंगे ना, गर्भाशय का, गर्भाशय का, तो गर्भाशय जो होता है मादा का बेटा, वो 3 लेयर स्तरों का बना होता है। जो सबसे पहला स्तर होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम यानी बाह्य स्तर। जो दूसरा लेयर होता है यानी मोटा होता है, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम यानी मध्य स्तर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, और जो सबसे अंदर वाला स्तर होता है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, मतलब अंतः स्तर, ठीक। तो बेटे गर्भाशय में कितने स्तर, 3। कौन कौन, बाह्य यानी पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम यानी मध्य स्तर, और सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे महत्वपूर्ण आपको आगे पढ़ना है वो है इंडोमेट्रियम, अंतः स्तर। अब क्या होगा
कि ये जो ब्लास्टुला है ये आकर के इंडोमेट्रियम में चिपक जाएगा। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोरक या कोरक पुटी गर्भाशय के अंतःस्तर यानी इंडोमेट्रियम में आकर के चिपक जाता हो, उस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन या भ्रूणरोपण या अंतरोपण कहते हैं, है ना। इसको हमने बोला, इस लेयर को इंडोमेट्रियम। आगे पढ़ाऊंगा यूट्रस खूब डिटेल में। इंडोमेट्रियम या अंतःस्तर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा 5th पॉइंट। अब क्या होगा बेटा, 5th 6th है हमारा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं, या तो आप इसको जरायु न्यास बोलो, या तो आप इसको अपरा निर्माण बोलो, या तो आप इसको आंवल निर्माण बोलो, एक ही बात है। तो आप कहेंगे सर प्लेसेंटा तो हमने देखा था प्लांट में बीजांड के पास, क्यों प्लेसेंटा यहाँ भी तो होते हैं बेटे। हाँ, अब देखिए ना, देखिए प्लीज़ समझिएगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये जब रामलाल मैं किसको बोल रहा हूँ, भ्रूण को, जब ये रामलाल यहाँ आएगा यही तो बेबी बनेंगे ना। अब इसको बताओ न्यूट्रिशन पोषण की जरूरत होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना, ये कहाँ से लाएगा रामलाल अपना भोजन? तो क्या करेगा, अपने शरीर मतलब भ्रूण और इंडोमेट्रियम यानी मादा शरीर के बीच एक वस्कुलर कांटेक्ट बनेगा, संवहनीय उतक बनेगा। इसी को तो प्लेसेंटा बोलते हैं, इसी को तो अपरा बोलते हैं, है ना। यानी ये किसके बीच, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, प्लेसेंटा क्या है, फीमेल बॉडी यानी मादा शरीर या यूट्रस और इम्ब्रायो यानी भ्रूण जो रामलाल आया है के बीच संवहनीय यानी वस्कुलर कनेक्शन है ये। और इसी प्लेसेंटा के द्वारा मदर यानी माता के रक्त से पोषण लेगा ये कौन, इम्ब्रायो, भ्रूण। समझ में आ रहा है ना, ये बात है। तो इम्प्लांटेशन हमारा हो गया, प्लेसेंटा का भी निर्माण हो गया। चलिए अब हमारा अगला जो है बेटा वो है गैस्ट्रुलेशन, यानी अब ये ब्लास्टुला होकर के चिपका था, समझ में आया। और इसी प्रक्रिया को जब ये प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा ना बेटा और ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा ना, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी या कंसीव कर ली, इसी को हम बोलते हैं गर्भधारण। समझ में आया। जैसे ही ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, यानी गर्भधारण हो चुका। इसी को बोलते हैं या तो प्रेग्नेंट बोलो या प्रेगनेंसी बोलो या कंसीव बोलो, एक ही बात है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं बेटा, गैस्ट्रुला बनेगा। यहीं देख लें क्या, जो 6th है हमारा बेटा वो है गैस्ट्रुलेशन। वो क्या है, गैस्ट्रुलेशन, यानी ब्लास्टुला से यानी कोरक से, ब्लास्टुला से क्या बन जाएगा बेटा, ब्लास्टुला से क्या बन जाएगा बेटा, गैस्ट्रुला। तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, है ना। पहले मरूला बनता है, बताऊंगा सब, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। ओके, अच्छा अब क्या होगा, अब आगे देखो, गैस्ट्रुला बना लिया आपने। और बेटे एक बात और, इस गैस्ट्रुला से तीन जनन स्तर निकलते हैं, 3 जर्म लेयर निकलते हैं। कौन कौन, पहले भी तो बताया था, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, है ना। बाह्य त्वचा या बाह्य आवरण बोलो, मध्यावरण
अंतः आवरण, है ना। यानी इस जब ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में बदल जाएगा माइटोसिस करके, समसूत्री विभाजन करके, तो इस गैस्ट्रुला में बेटे कितने लेयर बन जाएंगे? 3 लेयर। कौन कौन? जो सबसे बाहरी होगा एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म, उसके बाद इंडोडर्म, है ना। ये मान लो बाहरी है, एक अंदर बन गया मेसो हो गया, एक अंदर बन गया इंडोडर्म हो गया, तो कितने जर्म लेयर यानी जर्म स्तर? 3। और बेटा ये इतने तेजी से डिवाइड करते हैं कि ये पूरा शरीर के अंग ही बना देंगे इस एम्ब्रायो का। सर से लेकर के पांव तक बना देंगे, सारे अंग का निर्माण हो जाएगा, हार्ट, लंग्स, किडनी, एवरीथिंग बन जाएगा यहाँ पे। यानी इसके बाद का प्रक्रिया क्या होगा बेटा? अब जो नेक्स्ट स्टेज है बेटा, तो 3 लेयर हमने बना लिया, नहीं 3 लेयर हमने बना लिया। कौन कौन? किससे बनाया? गैस्ट्रुला में। गैस्ट्रुला में कितने जर्म लेयर? 3 लेयर, इक्टो, मेसो, एंडो। उस तीनों लेयर ने सारे अंगों का विकास कर देना है। इस प्रक्रिया को ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। यानी इक्टोडर्म, सब नोट्स में लिखा रहेगा बेटा, आपको समझना है ज्यादा। मेसोडर्म और इंडोडर्म, है ना। बाह्य आवरण, मध्य आवरण, अंतः आवरण, इस तीनों ने मिलकर के सभी अंगों का विकास कर देगा। हाँ बेटा, लेकिन ये कौन सा अंग बनाएगा, ये कौन सा अंग बनाएगा और ये कौन सा अंग बनाएगा, ये हम इसी चैप्टर के लगभग लास्ट में देखेंगे। पढ़ना है हमें, एक टेबल पढ़ेंगे कि इस इक्टोडर्म ने कौन कौन सा अंग बनाया, है ना। ये तब हम लोग देखेंगे बेटा। यानी अब जो हमारा रामलाल है, यानी एम्ब्रायो है बेटा जी, सुनो ना एक बात मेरा प्लीज। जैसे ये मान लो गर्भाशय है, ठीक, यानी यूट्रस है। अब इसमें मान लो बेटे कि एम्ब्रायो का निर्माण हो चुका, मान लो, ठीक है, रूप से विकसित हो जाएगा ना, तो इसको तुम 2 वर्ड से बोल सकते हो, या तो पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण बोल दो, या तो इसको पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण बोल दो, या तो आप इसको फीटस बोल सकते हो, फीटस, नवजात शिशु। नवजात शिशु, नवजात शिशु किसको बोलते हैं बेटा? फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रायो को ही हम, यानी पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण को ही हम क्या बोलते हैं? फीटस, यानी नवजात शिशु बोलते हैं। अच्छा, अब बेटे ये चरण हमारा अब लास्ट होगा, 9वां और लास्ट। क्या? पार्चुरेशन, यानी प्रसव। अब जन्म होगा ना, अब जन्म होगा, है ना। किसको बोलते हैं प्रसव? एक पूर्ण विकसित एम्ब्रायो या फीटस, अब तो आप फीटस भी समझ चुके हो, एक पूर्ण विकसित एम्ब्रायो या फीटस का मादा शरीर कहो या गर्भाशय बोलो, से बाहर निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन, यानी प्रसव। रामलाल बाहर, है ना। अच्छा, अब बेटे लास्ट में आज का एक टर्म समझाता हूं आपको, बड़ी ध्यान से समझिएगा। जस्टेशन पीरियड समझिए क्या है। इसको गर्भकाल कहते हैं, ओके, गर्भकाल बोलते हैं। यानी गर्भकाल किसको बोलते हैं? जिस दिन एक फीमेल
ने गर्भ धारण किया, यानी प्रेगनेंसी हुई, यानी अंतरोपण इम्प्लांटेशन हुआ, प्रेगनेंसी कहो या कंसीव कहो, है ना, गर्भधारण हुआ, और जिस दिन इस फीमेल ने अपने यूट्रस में इसको बढ़ा करके पूरा डेवलप करके पार्चुरेशन करवा दिया, यानी प्रसव करवा दिया, इसी पीरियड को, इसी अवधि को, इसी काल को तो गर्भकाल कहते हैं, है ना। किस किस दिन से बेटा? एक फीमेल के गर्भधारण के दिन से लेकर के प्रसव के बीच के अवधि को गर्भाकाल या गर्भावधि बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको जस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इसको याद रखना है बेटे, ठीक है। और जो हमारे ह्यूमन के केस में जस्टेशन पीरियड होता है बेटे, वो 270 से लेकर के 280 दिन का होता है, यानी 9 महीने का होता है। समझे? कितने दिन का? 270 टू 280 डेज का होता है। 270 से लेके 280 दिन, या 9 मंथ कहिए। तो मेरे ख्याल आप जस्टेशन पीरियड समझ गए होंगे। एक बार फिर से बोले हम लोग कि द डे एट विच फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट एंड द डे एट विच फीमेल गेट्स पार्चुरेशन, यानी गर्भधारण से लेकर के प्रसव के होने तक के बीच की अवधि को हम जस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये 9 महीने का होता है ह्यूमन में, यानी 270 टू 280 डेज का होता है। तो मुझे आशा है कि आज आप ये जो जनन के चरण हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी नर जनना।